हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जीके फ्रॉम पोंग वेटलैंड। इस वीडियो में हम इंडिया और वर्ल्ड जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी वीडियो जो वो टाइमली मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 116। गल्फ वार वाज फाउट बिटवीन, खाड़ी युद्ध इनके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों ये लड़ा गया था ऑप्शन डी, इराक और अमेरिका के बीच में। ठीक है, डी इसका राइट ऑप्शन है। तो खाड़ी युद्ध, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में जाना जाता है, ये 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 के बीच जो था संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के साथ जो है इराक के खिलाफ ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का उद्देश्य था कि आक्रमण कर और अनुबंध के आधार पर जो है इराकी सेना को जो था वो कुवैत से बाहर निकालना था। तो दोस्तों इराकी सेना का जो नेतृत्व था वो सदाम हुसैन करते थे, ने किया था। उस हुसैन ने इस युद्ध को जो है वह सभी युद्धों का माँ भी कहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। द कोणार्क टेम्पल इज डेडिकेटेड टू, कोणार्क मंदिर किसको समर्पित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, सूर्य। ठीक है दोस्तों, कोणार्क जो है वो सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र तट पर पुरी शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1250 ईस्वी में की गई थी। मंदिर को बनाने का श्रेय जो है वह पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव को दिया जाता है। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के लिए इसके महत्व को दर्शाने के लिए भारतीय 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। द अर्थ समिट वाज हेल्ड इन जून 1992 एट, जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन सी, रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। ठीक है, 118 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 119। विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो, कौन सा नाटो का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, स्वीडन। स्वीडन जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। दोस्तों नाटो का पूरा नाम द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों ये एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना जो 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है, जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। अर्थात इसमें जो जितने भी इसमें नाटो में जो कंट्रीज हैं, अगर उनमें से किसी भी एक कंट्री पर कोई हमला करता है तो सारे राष्ट्र जो है उनका साथ देंगे। ठीक है, नाटो में दोस्तों इस टाइम करंट टाइम में 31 जो है वो मेंबर हैं, 31 कंट्री हैं। और दोस्तों नाटो की स्थापना जो है वो सेकंड विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में जो अपनी अनबन के कारण की गई थी। बेसिकली नाटो जो है वो रूस के खिलाफ बनाया गया एक संगठन है। ठीक है, अभी करंट टाइम पे जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो चला हुआ है उसका मेन कारण भी जो है वो नाटो को माना जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस इसका विरोध करता है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की सीमा मिलती है। तो रशिया को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो की जो सेनाएं हैं वो डायरेक्ट जो है रूस के बॉर्डर पर पहुंच जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एट, अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। तो दोस्तों ये मिलती हैं ऑप्शन बी, देव प्रयाग में। ठीक है दोस्तों, देव प्रयाग पंच प्रयाग की सूची में से एक है जहां अलकनंदा और भागीरथी की पवित्र धाराएं मिलती हैं। उसके बाद जो है वो गंगा नदी का जो है वो का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग के प्रमुख स्थलों में से एक रघुनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। ऑन विच रिवर इज द बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बिल्ट, बाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी, सतलुज पर। ठीक है, बाखड़ा नंगल परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर बनाई गई है। इसे गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस झील की लंबाई 88 किलोमीटर है और झील का क्षेत्रफल 169 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, भाखड़ा बांध की ऊंचाई जो है 226 मीटर है और इसका निर्माण जो है वो 1963 में पूरा हुआ था। ठीक है, और दोस्तों भाखड़ा नंगल परियोजना डैम जो है उसकी जो पावर कैपेसिटी है, यानी पावर जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो है 1325 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, किस राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, बिहार का। ठीक है,
तो एज पर सेंसस 2011 के अनुसार जो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106, जो कि पूरे भारत में जो है सबसे अधिक है स्टेट वाइज में। ठीक है, तो इसकी जो एरिया है वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो है 10,40,99,452। ठीक है, और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में जो दिल्ली है उसका जनसंख्या घनत्व जो है वो पूरे ही वर्ल्ड में सबसे अधिक है। तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1320, और इसका जो एरिया है वो है 1483 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी जो जनसंख्या है वो है लगभग 1,67,00,000 87,941। ठीक है, ये जो है 2011 के सेंसस के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124, विच प्लैनेट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। ठीक है, तो शुक्र एवं अरुण जो है वो ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों को छोड़कर इनका जो घूर्णन है की दिशा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है, क्लॉकवाइज है, जबकि जितने भी अन्य सौरमंडल के ग्रह हैं इन दोनों को छोड़ के उनके जो घूमने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी एंटी क्लॉक वाइज है। ठीक है, 125 है, द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। 125 का ए जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समांतर बनी हुई है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। इस दीवार की लंबाई लगभग 1200 मील है, और इसकी मोटाई जो है वह 10 मील से 90 मील के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, द ग्रेनरी एट हड़प्पन वाज मेड ऑफ। हड़प्पा में अन्न भंडार बने होते थे, तो दोस्तों ये बने होते थे ऑप्शन ए, ब्रिक्स ओनली, यानी केवल ईंटों से बने हुए होते थे। ठीक है, 127 है, द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वर। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे, तो दोस्तों वो थे ऑप्शन डी, पुर्तगीज, पुर्तगाली। ठीक है, दोस्तों भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे, और 17,498 ईस्वी में पुर्तगाल से वास्को डी गामा जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, और उसने जो है भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, और दोस्तों 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर जो आया था, और इसने पुर्तगालियों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन में खोली थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में जो लोग आए थे वो डच आए थे, और जो पहला डच यात्री था वो था कॉर्लियन हाउटमैन, और 1596 में भारत के पूर्व जो सुमात्रा में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग्स बाज। कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन स्क्रैप होगा, क्योंकि इसमें जो राइट ऑप्शन दे रखा है वाराणसी, जो कि गलत है। कदम्ब जो था एक दक्षिण भारत का एक मराठा वंश राज्य था, जो विद्याधन के लिए कांची में रहता था, और किसी पल्लव राज्य अधिकारी द्वारा अपमानित होकर जिसने चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य लगभग 345 ईस्वी में प्रतिशोध स्वरूप कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। बेसिकली जो कदम्ब साम्राज्य था वो कर्नाटक में था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो थी बैजयंती अथवा बनवासी। ठीक है, तो इसका जो ये क्वेश्चन स्क्रैप होगा। ठीक है, इसका वाराणसी नहीं है, इसका बनवासी होगा। ठीक है, और इस वंश का जो प्रथम शासक था वो था मयूर शर्मन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, महात्मा गांधी वाज बॉर्न इन। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन डी, पोरबंदर में। ठीक है, दोस्तों गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के एक तटीय नगर पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, और इनके दोस्तों 4 बच्चे थे, जिनमें कि हरिलाल मोहनदास गांधी थे, मणिलाल गांधी थे, रामदास गांधी थे, और देवदास गांधी थे। तो गांधी जी की मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा जो गोली से उनकी हत्या जो है कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वाज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 ईयर्स एंड 2। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कार्यवास दिया गया था, और डैश भेज दिया गया था। तो वो भेज दिया गया था ऑप्शन डी, मांडले। ठीक है, 130 का डी जो है वो राइट ऑप्शन है। तो बाल गंगाधर तिलक को 3 जुलाई 1908 के दिन देशद्रोह के आरोप में
गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल उन्होंने अपने अखबार केसरी में 2 क्रांतिकारियों का बचाव करने और स्वराज का आह्वान करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। तिलक ने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया, जिसकी वजह से उन्हें बर्मा स्थित मांडले की जेल में भेज दिया गया था, जहाँ पे उन्हें 6 साल की सजा दी गई थी और साथ ही 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जेल में रहने के दौरान भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर उनके विचारों ने नकार लिया और साथ ही उन्होंने 400 पन्ने की किताब गीता रहस्य भी लिखी थी मांडले की जेल में। जब वे रिहा हुए तो उन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की और नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे जो है लेकर रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, अंडर हुज एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल घोषित कर सकते हैं? तो दोस्तों वो कर सकते हैं ऑप्शन बी, कैबिनेट मंत्रिमंडल के आह्वान पर, ठीक है, सलाह से। दोस्तों आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। पहला है एक युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय में आपातकाल घोषित करना, जो कि अनुच्छेद 352 से लगता है, और दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, जिसे कि राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, वो 356 से लगता है। यानी जब कोई स्टेट जो है वो अपना कार्य ढंग से नहीं करती तो राष्ट्रपति को लगता है कि वो सही से काम नहीं कर रही, तो वो अनुच्छेद 356 के अनुसार जो है वहाँ पे अपना शासन लागू कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 से लगता है, ठीक है। यानी जब किसी कंट्री की जो वित्तीय हालात जो है उसकी फॉरेन करेंसी खत्म होने को होती है, यानी जब वो इम्पोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, या उनके पास जो है देश की चलाने के लिए पैसा नहीं बचता, तो उस अवस्था में जो है 360 के अनुसार जो है वित्तीय आपात घोषित किया जाता है, ठीक है। 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, लोक निधि का संरक्षक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन ए, कैग, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक निधि का संरक्षक होता है, ठीक है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों से समावेदन पर ही जो हटाया जा सकेगा, जिसका आधार साबित कदाचार या असमर्था होगा। इसकी शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में दी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 133, पंचायती राज वाज स्टार्टेड इन द कंट्री इन, देश में पंचायती राज प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन सी 1959 में, ठीक है। दोस्तों पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में हुआ। 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ भी किया था। और दोस्तों 1993 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज से संबंधित जो है संविधान में भाग 9 और अनुच्छेद 243 क से न तक कुल 16 अनुच्छेद तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया, जिससे कि वर्तमान में पंचायती राज प्रावधान किया गया, जिसमें कि उन्हें 29 विषय दिए गए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, ठीक है। और दोस्तों वर्तमान में जो है पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो पूरे भारत में है, सिवाय नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इन स्टेट को और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर जो है पूरे भारत में पंचायती राज व्यवस्था है इस टाइम पे, ठीक है, लागू है। इन 3 स्टेट को, 3 स्टेट यानी नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स अंडर द, आरबीआई करेंसी नोट जारी करती है? तो दोस्तों ये करती है ऑप्शन सी, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के अधीन। 134 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। दोस्तों आरबीआई नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत करेंसी नोट जारी करता है। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, जिसे 1957 में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए का जो है स्वर्ण यानी सोना रखना होता है और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन करेंसी जो है उसमें रखनी पड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।